जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में जो कहानी विधा आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, कहानी विधा के तहत अमृतसर आ गया कहानी, जो कि भीष्म साहनी के द्वारा रचित कहानी है, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। देखिए, ये कहानी जो है ना, ये पटरिया कहानी संग्रह 1973 ईस्वी में आया था, तो इसमें ये संग्रहित है। लेकिन पटरिया कहानी संग्रह में आप देखेंगे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये कहानियों का कलेक्शन है। ऐसे में अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस, जख, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा, ये सभी भी इसी कहानी में जो है, कहानी संग्रह में जो है संकलित है। देखिए, ये जो कहानी संग्रह है अमृतसर आ गया है, कहानी में प्रतिपाद्य के तौर पे देखें तो ये कहानी जो है किस शैली में लिखा गया है, तो ये जो शैली है, कहानी की लेखन शैली है, ये मैं शैली में लिखी गई कहानी है। और कहानी का विषय वस्तु देखें तो प्रतिपाद्य क्या है, तो भारत पाक, यानी जो हमारे यहाँ पे भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो विभाजन से जो उत्पन्न स्थिति थी, जिसकी वजह से उस समय बढ़ती सांप्रदायिकता थी, नफरत का रूप ले ली थी, उससे जो चीज़ें परिवेश में निकल के आता है, तो उस पे आधारित ये कहानी जो है रचा गया है भीष्म साहनी जी द्वारा। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारा एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल होता है, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो जाता है, शायद सबको दंगे की आहट हो जाती है, और जैसे ही लगता है कि हाँ अब सब कुछ छिन्न भिन्न होने वाला, तो काफ़ी चीज़ें मतलब जो अपने होते हैं बहुत पराये से नजर आने लगते हैं, कुछ ये स्थिति होती है। भीष्म साहनी जो इसके लेखक हैं, उनके बारे में बात करें, संक्षिप्त परिचय लें, तो उनका जन्म पाकिस्तान रावलपिंडी में 1915 में हुआ था और 2003 में उनका निधन हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से भीष्म साहनी जी का स्थान अतुलनीय है। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का कार्य किया। वे अम्बाला अमृतसर में अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के काम में कार्यरत है। उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड, 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड और 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से भी विभूषित किया गया। उनकी कृतियों की बात करें तो नाटक उनके द्वारा है हानुश नाटक उनके द्वारा 1977 में रचा गया। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, माधवी करके था 1985 में माधवी, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। और कहानी संग्रह इनके द्वारा है भाग्यरेखा करके कहानी संग्रह 1953, पहला पाठ 1957, भटकती रात 1966, पटरिया 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, नसाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। इनके अलावा इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है उसमें है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास में आता है झरोखे 1967 में उपन्यास रचा गया। और 1970 में जो है कड़ियाँ, तमस जो है, तमस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम में भी है, तो तमस 1973 में जो है रचा गया उपन्यास है। वसंती 1980 में, मैया दास की माड़ी 1988 में, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में नीलू नीलिमा नीलोफर आया, और जय हिंद की सेना 1910 में। इनके द्वारा आत्मकथा भी रचा गया, जिसमें आज की अतीत करके है आत्मकथा, वो 2003 में, और बलराज माय ब्रदर ये भी आया था। अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पटरिया में संग्रहित है, अभी हमने पहले ही बात की। और कहानी संग्रह जो प्रकाशन में आया, वो उसका प्रकाशन वर्ष है 1973। इस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं, तो कुल 14 कहानियां हैं, यानी जो ये पटरिया कहानी संग्रह है, इसमें कुल 14 कहानियां हैं। उसी कहानी संग्रह में से एक कहानी अमृतसर भी है। कृष्णा सोपती जी की कहानी सिक्का बदल गया, ये पाकिस्तान के अंदर की घटना को बयां करती है। तो अमृतसर आ गया कहानी विभाजन की परिवर्तित स्थितियों के दृश्य समाहित कर तत्कालीन जो ट्रेन सफ़र की स्थिति, बहुत ही भयानक दृश्य होता था उस समय, तो उस सफ़र की स्थिति का वर्णन करती है। और कहानी मनोविश्लेषणात्मक शैली में और मैं शैली में लिखा गया कहानी है। देखिए, कहानी के पात्रों में कौन कौन है,
तो यहाँ पे देखिए कुछ उल्लेखित स्थान है, तो ये भी आ सकता है कि अमृतसर आ गया कहानी में, कौन से स्थानों का उल्लेख है, तो जैसे पेशावर, बम्बई है ना, पेशावर है, बम्बई है, इनके अलावा वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। पात्र में मुख्य पात्र देखें तो कथावाचक, कथावाचक में स्वयं लेखक, लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण है जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्म संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल है। इसमें एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण किया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था, तो ये जो भयानक चित्रण किया गया है, तो लेखक जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा था। पात्रों में देखिए कि दुबला बाबू हैं। दुबला बाबू कौन है? लेखक, कथावाचक के सहयात्री, यानी जो लेखक हैं, लेखक और कथावाचक के सहयात्री, उनके साथ यात्रा करने वाले कौन है? जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ता है, तो ये दुबला बाबू है। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इनका बार बार मजाक किसका? दुबला बाबू का जो है, जो कथावाचक के सहयात्री है, साथ में यात्रा करने वाले हैं, वो लगता है पेशावर के हैं, लेकिन जो ट्रेन में मौजूद पठान है उनका बार बार उनके द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात, यानी एक हिंदू महिला है और वो पठान है, वो महिलाओं पे लात जमा देते हैं और लात जमाए जाने और उनके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश जो है उनके मन में गहरे बैठ जाता है। किसके? दुबला बाबू के। एक तो उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं, ऊपर से पठान आके एक हिंदू महिला के साथ इस तरीके से उसे उत्पीड़ित कर रहे हैं। और अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाते हैं और पठानों पर चिल्लाने लगते हैं। तो वही होता है, जब तक इंसान का अपना इलाका नहीं आता है तब तक वो शांत रहता है। तो पठान तो बहुत जाति कर रहे थे उनके साथ, महिला के साथ भी किए, लेकिन जैसे ही दुबला बाबू का जो है उनका इलाका आया तो वो फिर काबू से बाहर आ गए। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मारकर गिरा देते हैं। अब देखिए मतलब कि कैसा परिदृश्य भयानक रहा होगा उस ट्रेन के सफ़र का। डिब्बे के 3 पठान पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उनका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौड़ पात्र के तौर पे देखें तो सरदार हैं, ये लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। सरदार विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कह कर खीखी हंसते हैं। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकते हैं। तो सरदार जो है पठानों और दुबला बाबू को जो लड़ाई वो करते हैं उससे उन्हें रोकते हैं। एक बुढ़िया है, इसमें नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। भिस्ती ये दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है, महज एक बार ही इसका जिक्र इसमें आता है। तो ये कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है कि ट्रेन में जो शरणार्थी हैं, पहली बात तो ये है कि कथानक में हमने देख ही लिया कि सरदार है, एक दुबला बाबू है, बुढ़िया है जो माला जपती रहती है, लटकती मूंछों वाला नया गरीब मुसाफिर भी है, उसकी पत्नी बेटे हैं, गरीब मुस्लिम परिवार भी है, उनकी पत्नी और अन्य मुसाफिर, तो ये सब एक साथ जो है ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। और ये कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। ट्रेन में शरणार्थियों का एक समूह अमृतसर की यात्रा कर रहा होता, तो सब जो है जो शरणार्थी है वो होता नहीं कि अपने ही देश से निकाला हो जाए तो शरण के लिए वो इधर से उधर आवागमन करते, तो एक समूह जो है वो अमृतसर की यात्रा कर रहा है। लेखक ने ट्रेन के दृश्य को उभारते हुए वो जो सांप्रदायिक तनाव और अमानवीयता थी, क्योंकि कोई किसी को नहीं देख रहा था। अब जैसे ये हुआ कि एक लात मार देना किसी महिला को या उठा के फेंक देना, या दुबला बाबू जो है वो किसी को फेंक दे रहे हैं, तो इससे लगता है कि मानवीयता किस स्तर तक जो है चली गई थी। इसी को विषय वस्तु बनाया गया और कहानी में 1947 के भारत पाक बंटवारे के बाद की जो सामाजिक स्थितियां हैं, विभाजन तो हो गया लेकिन विभाजन की जो त्रासद स्थिति जो परिदृश्य को बयां करती है, तो उन्हीं को इस कहानी में उकेरा गया है। तो देखिए कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपके काफ़ी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे, इससे ये क्लियर हो गया कि गाड़ी का जो डिब्बा उसमें बहुत ही कम लोग रहे होंगे, ज़्यादा नहीं थे। मेरी जो सामने वाली सीट है, लेखक कह रहे हैं कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे, क्योंकि वो बर्मा की लड़ाई में खुद उतरे थे सरदार जी, तो वहाँ के लाम के किस्से को ये सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग भी ले चुके थे और बात बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली भी उड़ाते थे। तो मतलब ये होता है ना कि बात बात में वो जो है खिल्ली भी उड़ाते थे उन लोगों का, लेकिन उनका जैसे ये स्वभाव था, वैसे कोई प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन वो जो गोरे फौजी थे, क्योंकि हमारे ही देश में आके उन लोगों ने पूरा अधिकार कर लिया था, तो उनकी जो है खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे, उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा था, यानी एक पठान जो था हरे रंग का पोशाक पहन के ऊपर वाली बर्थ पर लेटा था।
वह आदमी बहुत ही हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर, यानी लेखक कह रहा है कि मेरे सामने जो दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है दो एक मुसाफिर और भी रहे हों, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे वो क्लियर याद नहीं है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेत में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला जो स्वतंत्रता दिवस था उसे देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान यही लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस तरफ जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम ए आज़ादी की तैयारियां भी हो रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है कि देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा भी झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू को, जो दुबले बाबू थे, उनकी ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह किया। काले बाबू, ताकत आ जाएगी, हम जैसा हो जाएगा। तो पठान देखिए कैसे मजाक उड़ा रहा है, और जो भी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो वो उनके लिए सोचिए ये कितना ज़्यादा मतलब एक क्रोध का कारण बनेगा। तो कहता है कि पठान कहता है कि अम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी, और काले दालकोर तो दाल खाता है इसलिए दुबला है। तो वो भी कहता है कि तू दाल खाता है, यानी दाल भात खाता है, तो इसीलिए तू दुबला है। डिब्बे में लोग इस बात को सुनकर हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा कि वो नहीं खाएगा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ऊपर बैठा पठान जो है चेक कर बोला, ओ अंजीर के तुम इधर, तुम कौन देखता है, हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। ओ तू आमरे साथ बेटी तोड़े, हम तेरे साथ दिल पिएगा। इस पर कहका उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो सब पस्तों में कह भी देता, वो कितना बुरा बात है, अम खाता है और तू मुझे देखता है। सभी पठान आपस में मगन थे। ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, अस्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अदलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आंधी तो सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे और उठते ही पोटली खोलकर खाने लगे हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं है। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और खीखी करने लगे। राह आप आया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सब सामान छूट गया। वह आदमी बदभास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजी को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करते उतर गए। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। तो कुछ लोगों ने जो है धक्के देके उतार दिया। बच्ची भी साथ में थी और जो बुढ़िया थी वो कह रही थी कि ये सब तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती हुई आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत उसकी नहीं थी। तभी मेरी बगल में बैठे दुबला बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है।
तो यानी दुबला बाबू कहते हैं, उनके हाथ बाजू पे रख के देखो वहाँ पे आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है क्या? स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बाद डिब्बे भर के मुसाफिरों का पता चल गई और वो लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीना की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के 3 पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा संकित सी थी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो गई। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी होगी। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला ही जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही हो। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लाकर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़की के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आ रही थी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दा जैसे पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द की औरत सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वो बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसी आदमी को आम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में थी जो सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वो क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। नामुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और संकीर्ण ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ती तो लोग एक दूसरे को देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला अब नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी पड़ी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह से लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने लेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीर निकाली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी होती। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा होता। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोले। हरवंश पूरा निकल गया और उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खींची हंसने लगा। जाहिर है वह हरवंशपुर की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी
बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। अमृतसर आ गया, उसने फिर से कहा और उछल कर कहा खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ का नीचे उतर। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देख कर बोला, वो क्या है बाबू, हमको कुछ बोला। बाबू को तेजी देख कर मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतरे, तेरी में हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादी। ओ बाबू बक बगन नहीं करो, वो खजीर के तुक्म गाली मत बको, गाली देता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वो सिर से पांव तक काँप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, ये लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तो इस तरीके से वो कहता है कि तेरी में लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। वो बाबू चिल्लाता है, वो अमन क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता है। अमन भी निकाया, ये इधर हमको गाली देता है। तो वो लोग मतलब एक तनाव था और वो फिर लड़ाई झगड़े में परिणित हो गया। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीड़ जोगिया, आराम नल बैठो, वे रब्बे बल्लिए बंद, होश करो जरा। उसके ओंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीण सी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर तो बनता है, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की ही चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वाले मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर आ गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ पूछने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं थे। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गए थे। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गहरी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वो बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सिरका दिया। सीट पर बैठती उसकी आंखें पठान की ओर देख पाने के लिए ऊपर उठी, पर डिब्बे में पठान को ना पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, मतलब वो गाली सब देते हैं। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, सब नामर्द हैं बुज़दिल। पर गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे, किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए ही जा रहा था। धीरे धीरे हिचकुले खाते गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूड़ियाँ खा ली थी और पानी भी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ इधर बाद लोग उगने भी लगे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी की हिस्कोलों में मैं खुद ऊँगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी की खर्राटे सुनाई देती। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बों में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे और उनकी बेबस मुद्राओं को देखकर लगता था कि डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहे होते, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठे रहते। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा और झटके से उठकर बैठा हो। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे गाड़ी में से खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुम में चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी। डिब्बे का बाहर मुझे धीमे से आसपास स्वर सुनाई दी। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की कुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था और बत्तियां भी बुझ चुकी थी। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा।
सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ा आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़ कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आज़ाद तू भी चढ़ जा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाजो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया ना, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी का अस्पष्ट सब स्वर सुनाई दिया। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांग जो थी लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडारे को पकड़े हुए थे। गंदे पर से लटकती गठरी घिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धाराएं एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 1-2 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अनमुदी सी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कौन है और उसे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके ओंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वो मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण ओठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसी जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि हुआ क्या है। वह अभी भी शायद ये समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से चढ़ नहीं पा रहा था, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है, और वो गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। और उसकी गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधेरे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलते जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंसा छा। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़े की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बूंद तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा, दिल खुलने लगा, साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खा कर गिरी। उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेत में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उनके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक नए की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराए, एक बेबस सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर वो देखता रहा। तो ये इतना भयानक दृश्य था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद बंटवारे का जो ये दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा, आप ये तमस जो उपन्यास है उसमें भी देखते हैं, है ना, झूठा सच में भी देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे कि उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत सा जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं ये झुटपुटा और भी गहराता जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई वो क्यों छोड़ेंगे। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत।
एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम में आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा भी झलक आ जाती। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता और फिर वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिर पर चिल्लाने लगता, नहीं जगह नहीं, अगले डिब्बे में जाओ, गुस्से आते हो। तो ऐसा होता है कि जब जगह नहीं रहता है तो लोग नहीं चाहते कुछ डिब्बे में और भी लोग आए। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ भी बेरहमी यानी जो वो लोग ढकेल कर उतार देते हैं। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिर को पता चल गई और वो लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा लिया हो। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर जो है चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे और उनकी विवश मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा पड़ा है। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।